नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। बिहार में जाति आधारित आर्थिक शैक्षणिक सर्वे ने इसके पेश होते ही राजनीति भी गर्मा गई है। आज विधानसभा में इसे पेश किया गया। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 65% करने का प्रस्ताव रखा है। ईडब्ल्यूएस के 10% को मिलाकर आरक्षण 75% करने का प्रस्ताव है। इसमें 20% एससी, 2% एसटी, 43% ओबीसी और ईबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले बिहार विधानसभा में जाति आधारित सर्वे पेश किया गया। कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं जो एक तरह से हमारे समाज का एक्सरे वहाँ का दिखा रहे हैं कि किस तरह की परिस्थिति वहाँ पे बनी हुई है। तो जातिगत गणना पर आधारित सर्वे जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में आया है कि 34% से ज़्यादा लोगों की जो मासिक यानी महीने की आमदनी है वो 6,000 रुपये है। 6 से 10,000 रुपये कमाने वाले 29% से कुछ ज़्यादा हैं। 50,000 से अधिक कमाने वाले सिर्फ 3.9% लोग हैं। और अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें तो जो गरीब आते हैं वो 25% से ज़्यादा है। पिछड़ा 33% से ज़्यादा, अत्यंत पिछड़ा 33% के करीब, 34% भी कह सकते हैं। अनुसूचित जाति आपको बता दें 42% और अनुसूचित जनजाति 42.7%, अन्य जातियां 23%। उधर जाति के आधार पर गरीबी में अगर देखा जाए तो भूमिहार उनकी गरीबी में देखो 25% के करीब हैं। ब्राह्मण 25% हैं, राजपूत 24.89%, कायस 13.83% और शेख, पठान और सैयद की भी इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। शेख 25.84% गरीब है, पठान 22% के करीब, सैयद 17% के करीब। और पिछड़ा वर्ग में भी अलग से इसमें व्याख्या की गई है। जो यादव है वो 35.87% गरीब है, कुशवाहा 34% से ज़्यादा, कुर्मी 29% से ज़्यादा। इसी समाज से हमारे मुख्यमंत्री वहाँ के आते हैं। सूर्यपुरी मुस्लिम 29.33%। और कौन कितना शिक्षित है, क्योंकि ये आर्थिक और शैक्षणिक सर्वे है। 22.67% 1 से 5वीं तक की उनको शिक्षा मिली है। 22% करीब देखिए। 14.33% 6 से 8वीं तक, 14.78% कहें, 15% कह दें वो 10वीं तक, 9 से 10वीं तक और 9% से कुछ ज़्यादा 12वीं तक, और करीब 7% आबादी ही ग्रेजुएट है। तो इस पर ये तथ्य, कुछ तथ्य हमने सामने रखे। पूरा आर्थिक सर्वे नहीं है। सबसे पहले अपने सहयोगी मनीष कुमार के पास चलते हैं। मनीष, आपका क्या आंकलन है? आरक्षण की बात भी हो रही है, कुछ तथ्य हम लोग सामने रखे हैं जो आपने भेजे हैं। इससे तो बहुत चिंताजनक स्थिति सामने आ रही है समाज की। निश्चित रूप से बिहार के लोगों की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है वो कहीं से अच्छी नहीं है। बिहार में अभी भी जो केंद्र सरकार के अपने आंकड़े हैं उसके अनुसार 38% से अधिक लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। और बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि देखिए, ये जो आंकड़े आए हैं इसी आंकड़े के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जो उनकी पुरानी मांग है उसको उन्होंने फिर से दोहराया है। क्योंकि बिहार सरकार बार बार कहती रही है निधि कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक बिहार जो है उसे आज के जो विकास का दर है वो भले ही दहाई के अंक में हो, लेकिन उसे राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में कई दशक लग जाएंगे। और आज जब नीतीश कुमार जवाब दे रहे थे, इस पूरे बहस में भाग ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 94 लाख परिवार जो गरीब हैं वो किसी भी जाति के हों, उनके लिए उन परिवारों के एक सदस्य को जो बेरोजगार हैं उनको 1-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। यानी कि उन्हें कोई ऋण नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वो अपना कोई स्वरोजगार शुरू कर सकें। इसके लिए बिहार सरकार की तरफ से 94 लाख आप कह सकते हैं 94 लाख लोगों को या 94 लाख परिवार के एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अगले कुछ महीनों के अंदर आज घोषणा हो गई है। और अब से कुछ देर के बाद में कैबिनेट की बैठक है तो उसमें इसकी रूपरेखा क्या होगी उसे तय किया जाएगा। निधि,
बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी परेशानी हो रही होगी जिस तरह से ये पूरा आंकड़े सामने आए हैं। राजनीति को अगर अलग रखें, आप लोगों का राज रहा है 15 साल तक, तो ये परिस्थिति बनी हुई है, चिंताजनक है। निधि जी, इसकी जड़ में जाने की आवश्यकता है। बिहार का जब बंटवारा हुआ था, जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जितनी भी माइंस थी, जितने भी कोल थे, जितने भी बड़े शहर थे, जितने भी बड़े कारखाने थे, सब के सब झारखंड में चले गए। गरीबी, बेरोजगारी, विपन्नता बिहार के हिस्से में रह गई। हम लोग जब एनडीए में थे तब भी, हम लोग जब यूपीए प्लस के साथ थे तब भी लगातार मांग करते रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आज बिहार में कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए क्यों जाएगा अगर उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो ये प्रस्ताव कई बार पास हुआ, दिल्ली में रैली हुई, नरसिंहा राव जी की सरकार से भी, सॉरी मनमोहन सिंह जी की सरकार के पास मैं खुद उस डेलीगेशन में था, गया था। मॉन्टेक्सी की कमेटी बना दी, रघुराम राजन कमेटी, कभी कुछ नहीं हुआ। अफसोस ये है कि जो जरूरत की मांगे हैं राज्यों की, वो भी पूरी नहीं होती हैं। लिहाजा आई एम ऑन रिकॉर्ड अगेन, जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक वहां का सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट पूरा नहीं होगा। ठीक है त्यागी जी, ये विशेष राज्य के दर्जे की बात ठीक है, और केंद्र सरकार ने भी वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ, ये बात आपकी सही है। लेकिन 15 साल से तो आपकी सरकार है। आप देखिए, शैक्षणिक मैं देख रही थी, अगर 7% ही सिर्फ ग्रेजुएट्स हैं और 34% सिर्फ 5वीं तक पढ़े हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ नहीं हुआ। क्या ये सही है? कहीं से मैंने ये पढ़ा कि सरकारी स्कूल 2000 है, उस पर शौचालय तक नहीं है। तो सर, हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या काम नहीं किया? उसके लिए तो कुछ तो जिम्मेवारी राज्य सरकार की बनती है कि नहीं? निधि जी, 91 का जो आपका सो कॉल्ड रिवोल्यूशन है, उसके बाद समृद्धि के कुछ टापू बने हैं जो मुंबई के, अहमदाबाद के, दिल्ली के आसपास हैं। 80% हिंदुस्तान ऐसा ही है जहां न शौचालय है, ना जहां शिक्षक है, ना पढ़ाई है। आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, आप उड़ीसा में चले जाइए, आप पश्चिमी बंगाल में चले जाइए, आप झारखंड में चले जाइए, समूचा भारत ऐसा ही है। अभी आपने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की घोषणा की है। मुफ्त राशन उनको मिलेगा दोज हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। इट मीन्स 80% ऑफ द इंडियन मासेस आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। और आप कह रहे हो कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तो दोनों चीजें तो कंट्राडिक्टरी होगी ना निधि जी। ठीक है, ये मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आपका ये कहना है कि केंद्र का जिस तरह से 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को ये मुफ्त राशन की बात है, वो बात भी आपकी सही है। लेकिन हम ये आर्थिक सर्वे बिहार का आया है, इस पर एक राजनीति भी होगी कि आप पूरे अब देश में इस तरह का सर्वे आए। लेकिन सर, सवाल तो ये उठेगा ना, क्योंकि अब देखिए 24 के चुनाव से पहले मेरे सहयोगी मनीष बता रहे थे 94 लाख लोगों को एक परिवार में से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दिए जाएगा। तो ये भी तो सरकार का नीजर्क रिएक्शन है। अगर पैसे हैं तो एटलीस्ट शिक्षा संस्थान को बेहतर किया जा सकता है। निधि जी, अभी 1,22,000 टीचर्स को रामलीला मैदान में, सॉरी गांधी मैदान में बुला करके सर्टिफिकेट दिए गए ज्वाइनिंग के। उस पर भी कई पॉलिटिकल पार्टी ऐतराज कर रही है, इसमें पैसे ले लिए, ये सर्वेक्षण गलत है, इसमें और कुछ गड़बड़ हो गई। असल में जो सकारात्मकता, जो पॉजिटिविटी है, वो हमारे इंडियन डिस्कोर्स से दूर होती जा रही है। हम कोई अच्छा भी काम करें। अब निधि जी ये बताइए, 1931 से लेकर के आज तक जनगणना नहीं हुई है। अच्छा, अगर त्यागी जी, ठीक है, आपकी वो बात सही है, ठीक है, आपकी बात सही है। मैं कह रही हूँ आप 4 उपलब्धियां सरकार की बता दीजिए, क्योंकि मैंने सवाल ऐसे कड़वे पूछे आपसे, सर्वे में आए। तो अगर आप पॉजिटिव नोट पे बताना चाहें तो बता दीजिए दर्शकों को, क्या किया है बिहार सरकार ने जो हमारा बिहार थोड़ा मजबूत हुआ है। निधि जी, नंबर 1 जो एजुकेशन का आप जिसका जिक्र कर रही हैं,
कोई लड़की नहीं है पढ़ने वाली जिसको एम्पावरमेंट करने के लिए साइकिल ना दी गई हो। दूर स्कूल हुआ करते थे, सरकार ने लड़कियों को मुफ्त साइकिल की व्यवस्था कराई है। अब हमारी बेटियां कई कई किलोमीटर दूर जाकर के स्कूल पर पढ़ती दिखाई दे रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो लड़कियों का जो एजुकेशन है, पहले प्राइमरी तक था, अब ग्रेजुएशन तक चला गया। जो सड़कें हैं देश के अंदर, कनॉट प्लेस की सड़कें और पटना शहर के आसपास की सड़कें, जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है वो बहुत बेहतरीन हुआ है। आप कहीं से जाके पता लगाइए, मनीष से आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं चौथा, त्यागी जी बिल्कुल ठीक है जी। मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जो साइकिल की बात थी, मुझे याद है जब चुनाव हुए थे तो जिस तरह से साइकिल दी गई थी, बहुत महिलाओं ने वोट किया था, नीतीश कुमार की सरकार दोबारा आई थी, सिलाई मशीन दी गई थी और बहुत सराहना हुई थी आप लोगों की, पूरे देश में चुनावों में चर्चा हुई थी इस बात की। लेकिन आपको लगता है कि आर्थिक सर्वे में जो कुछ तथ्य सामने आए हैं, आंकड़े सर्वे सामने आए हैं, वो उन पे सवाल उठता है? आप लोगों को भी लगता है? क्योंकि अगर हमारी बच्चियां जा रही हैं और इतने नंबर में शिक्षित हो रही हैं, आपको लगता है कि कुछ कहीं पे कुछ ऐसे आंकड़े आए जो उसकी रिवीजन की ज़रूरत है या उस पर कुछ समीक्षा की ज़रूरत है? नहीं, समीक्षा की जरूरत निधि जी लगातार है। जो आधी आबादी है उसका एजुकेशन बढ़ेगा, उसकी राजकाज में हिस्सेदारी होगी, सोसाइटी का और विकास होगा। जहां जहां महिलाओं की व्यापक हिस्सेदारी हुई है वहां पे विकास हुआ है, वहां पे समृद्धि हुई है। और ये आप पहले ये स्वीकार करके चलिए कि जो देश के 5-6 सूबे गरीब हैं, इट इज वन ऑफ देम। इसलिए इसको स्पेशल हेल्प चाहिए इसको। एक छोटा बच्चा घर में अगर कमजोर होता है तो उसकी माँ को दूध भी ज्यादा देना पड़ता है जी, बिल्कुल, कुछ पौष्टिक खाना भी खिलाना पड़ता है। बिल्कुल 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 आपने ये बात कही कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये मांग रही है, लेकिन अपनी सरकार है, 15 साल से सरकार है, उसने क्या क्या किया है, ये भी एक बड़ा सवाल बना रहेगा। आप जुड़े हमारे साथ त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अब इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर बद्री नारायण समाजशास्त्री हमारे साथ है। बद्री नारायण जी, जो आंकड़े सामने आए हैं बहुत तकलीफदेह हैं, परेशान करने वाले हैं। क्या कारण? अब देखिए, आपने केसी त्यागी को सुना, वो केंद्र पे अगर कहें कि भैया आपने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, लेकिन इन 15 सालों में भी सवाल तो उठेगा कि सरकारों ने क्या, राज्य सरकार ने क्या किया। किस तरह से ये सर्वे को आप देख रहे हैं, जो जातिगत और समाज से जुड़ी हुई तमाम जातियों को देखकर हमने ये आंकड़े सामने आए, जो स्क्रीन पर भी हम दिखाएंगे। जी निधि, मुझे लगता है एक जो बड़ा नैरेटिव है जो निकल रहा है इस सर्वे के जो डेटा से, सोशियो इकोनॉमिक डेटा से, वो ये है कि गरीबी एक बड़ी सच्चाई है। और गरीबी एक बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड कम्युनिटी, बियॉन्ड रिलीजन काम कर रही है। यानी भूमिहार में भी गरीब हैं, अपर कास्ट में भी गरीब हैं, ओबीसी में भी गरीब हैं, ईबीसी में भी गरीब हैं, एससी में भी गरीब हैं और बड़ी संख्या में गरीब हैं। तो गरीबी एक बड़ी जाति के रूप में दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि जो अभी तक जो डेवलपमेंट का रास्ता रहा है बिहार में, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बेस्ड डेवलपमेंट का रास्ता रहा है। 20-30 साल जो लालू यादव का जो पीरियड था मोस्टली, उसके बाद नीतीश जी ने उसको थोड़ा डेवलपमेंट टर्न दिया। लेकिन नीतीश जी का भी जो निकष था राजनीति का, वो भी आइडेंटिटी का ही मोबिलाइजेशन के रूप में था। तो उससे क्या हुआ कि ये पूरा जो मोबिलिटी है वो वर्टिकल हुआ, हॉरिजेंटल नहीं हुआ। हॉरिजेंटल नहीं होने के कारण आपने देखा होगा कि यादवों में भी एक बड़ी संख्या में गरीबी है, कुर्मियों में भी गरीबी है, भूमिहारों में भी गरीबी है। यानी तो वो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज, सोशल स्कीम्स की बड़ी जरूरत है कि सिर्फ इकोनॉमिक कह देने से या 1 लाख रुपए दे दे रहे हैं, 2 लाख रुपए दे देने से नहीं होगा। सारे रिसोर्सेज प्लान पॉलिसी को मोस्ट मार्जिनल या मार्जिन ऑफ द मार्जिन की तरफ ले जाना पड़ेगा, जो कॉम्पिटिटिवली मार्जिन ज्यादा है। तीसरी चीज जो है निधि जी, वो इम्पोर्टेंट है कि अभी तक जो एक जनरल परसेप्शन था कि भाई कुछ जातियां हैं जो लैंडेड जातियां हैं, बहुत आगे बढ़ी हुई जातियां हैं, उनके भीतर भी गरीबी के केस की बड़ी फेनोमेना दिखाई पड़ रही है। तो जरूरत है दो तरफ से। एक तरफ आप रिजर्वेशन को बहुत रिगरसली इम्प्लीमेंट करें, यानी इम्प्लीमेंट करने में आप उसमें क्रीमी को लगातार छांटते जाएं, कॉन्स्टेंटली उसको बाहर फेंकते जाएं और जो मोस्ट नीडी है उन तक वो पहुंचे। बिल्कुल। और उसके लिए कोटा विद इन कोटा की बड़ी गहरी जरूरत है। और साथ साथ नीचे से उन कम्युनिटी को जो अभी भी कैपेसिटी टू एस्पायर फॉर मोबाइल, बीइंग मोबाइल,
या रिजर्वेशन के लाभ लेने की स्थिति में नहीं है, एजुकेटेड नहीं हो पाए हैं, एजुकेशन से जुड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि जरूरत है पहले मिनिमम लेवल ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप में आए, तब आप एजुकेशन, रोटी कहते हैं ना, रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना, पहले आप उससे निकलेंगे तब आप शिक्षा की तरफ जाएंगे, शिक्षा की तरफ जाएंगे तो आप रिजर्वेशन आपको के लिए आप क्लेम करेंगे। अगर यही नहीं हुआ है तो वो आगे कैसे होगा? तो इसके लिए मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजीज, पॉलिसी स्ट्रेटेजीज सरकार को बनानी पड़ेगी। न केवल स्वरोजगार 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए इससे नहीं होगा, बहुत तरह की योजनाओं को रीडाइवर्ट बिल्कुल गंभीरता से विचार रखना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देश की बात पे हमें सीधे हैदराबाद जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हो रहा है यहाँ पे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में। तुष्टीकरण इन परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में भ्रष्टाचार फलता है, फूलता है और अवसर भी सिर्फ और सिर्फ नाते रिश्तेदारों को ही मिलता है। परिवारवाद की मानसिकता से चलने वाली बीआरएस और कांग्रेस यहां कभी भी किसी बीसी को सीएम नहीं बनने देगी। साथियों, ये एनडीए है, बीजेपी है, जो ओबीसी हितों का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है, उन्हें सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देती है। बीजेपी का हमेशा से ये प्रयास रहा है कि दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व मिलता रहे। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और हमें सेवा करने का मौका मिला तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को हमने देश का राष्ट्रपति बनाया। 1996 में जब आदिवासी नेता पीएस संगमा जी का नाम लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुना गया तो अटल जी ने समर्थन का नेतृत्व किया। 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी ने पीएस संगमा जी के नाम का समर्थन किया। एनडीए ने ही जीएमसी बाल योगी जी को स्पीकर पद के लिए नामित किया था, जो देश के पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष बने थे। जब बीजेपी को अवसर मिला तो उसने दलित समुदाय से रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। जब बीजेपी को मौका मिला तो उसने आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। और यही मैदान है जिसने आदेश दिया था आप लोगों ने, और जब पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला और देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने का आपने मुझे अवसर देकर के एक ओबीसी का सम्मान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए पराली को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कहा है कि किसी भी सूरत में पराली नहीं जलनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि इस मामले में 5 राज्य सरकारें केंद्र के साथ बैठक करें। इस मामले में शुक्रवार को अगली सुनवाई है। राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ये सुनिश्चित करें पराली जलाने की घटनाओं में स्थानीय एसएचओ को जिम्मेदार बनाया जाए। बुधवार को यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली समेत राज्यों और केंद्र की बैठक बुलाई जाए। महाराष्ट्र में एनसी में हुई फूट और मराठा आरक्षण आंदोलन की पृष्ठभूमि में हुए ग्राम पंचायत चुनाव में सरकार में शामिल तीनों दलों का प्रदर्शन बढ़िया रहा है।
बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट को झटका लगा है, जबकि कांग्रेस चौथे स्थान पर रही। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत की 2359 सीटों के लिए रविवार को हुए मतदान के बाद आए नतीजों ने बीजेपी को फिर एक बार राज्य में नंबर 1 पार्टी बना दिया है। चुनाव में बीजेपी ही नहीं, एनडीए गठबंधन का भी बोलबाला दिखा। चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण थे कि एनसीपी में हुई बगावत और मराठा आरक्षण आंदोलन राज्य में तूल पकड़ रहा था। ग्राम पंचायत चुनाव में एनडीए गठबंधन को 1335 सीटें मिली, जबकि एमवीए गठबंधन को 523 सीटें ही मिल पाई है, जबकि अन्य के खाते में 346 सीटें गई है। अब तक कुल 2204 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जबकि चुनाव 2359 सीटों पर हुआ था। उसमें 1000 प्लस भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 1700 जगह महायुति जीतेगी, अजीत दादा एकनाथ शिंदे जी को मिलकर। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 2369 जगह थी, उसमें से 1800 जगह ये महाविकास आघाड़ी के पास थी। उनको सारी जगह खोना पड़ रहा है महाविकास आघाड़ी को। तो ये महत्वपूर्ण है कि महाविकास आघाड़ी से निकलकर भाजपा के और महायुति के पास आ रही है। नाना पटोले जी के भंडारा जिले में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। नागपुर जिले में भाजपा को 250 के ऊपर ग्राम पंचायतें चुनाव जीत रही है। इस चुनाव में गौर करने वाली बात यह है कि के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस उस चुनाव में अपना खाता खोलने में कामयाब रही। बीड़ की रेकी देवी ग्राम पंचायत में पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के बाद बीआरएस दूसरी तेलंगाना की ऐसी पार्टी है जिसको महाराष्ट्र में कामयाबी मिली है। एनसीपी में हुई फूट के बाद शरद पवार के गढ़ बारामती की 18 ग्राम पंचायतों पर अजीत पवार गुट का वर्चस्व साफ दिखा। सरकार में साथ होने के बावजूद अजीत पवार गुट का मुख्य मुकाबला यहां बीजेपी और शरद पवार गुट के साथ था। इस चुनाव ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 5वें और 6ठे नंबर की पार्टी बना दिया है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के इस दावे पर सवाल खड़े कर रही है कि वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। ये सिंबल के चुनाव नहीं लेते और ऐसे चुनाव लेकर मीडिया के माध्यम से झूठ बातें लोगों में फैला के कि हमारा ही डंका है। इनका कोई डंका नहीं है। लोग इनको जगह दिखाने के लिए तैयार है, इनको सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार है और इसलिए ये इस तरह के चुनाव नहीं लेते और ये इनकी असलियत है। दम है तो अभी अगर इनको आया है, इनके साथ है, इनकी ताकत बढ़ी है तो इलेक्शन लीजिए। ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के मन में लड्डू फूट रहे होंगे और फूटे भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि एक तीर से 3 निशाने जो है पार्टी ने चले हैं। एक तो पहला कि मराठा आरक्षण की आग में जो पार्टी के हाथ झुलसते हुए दिख रहे थे, उससे इस नतीजों ने कहीं ना कहीं पार्टी को राहत दी है। और दूसरा कि आगामी जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव है, पार्टी को ऐसा लगता है कि नतीजों से कहीं ना कहीं उन चुनाव पर भी असर पड़ेगा। और तीसरा कि लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 में जिस तरह से पार्टी ने प्रदर्शन किया था, वो प्रदर्शन की हैट्रिक इस बार भी इन चुनाव ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी लोकसभा चुनाव में भी लगा सकती है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और वरिष्ठ लेखक और पत्रकार जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र जी, क्या कारण देख रहे हैं जो इस तरह का अच्छा प्रदर्शन रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए निधि, ये जो नतीजे आए हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि नतीजों के पहले जिस तरह का विश्लेषण चल रहा था तो ये माना गया कि ये चुनाव मराठा आरक्षण के बैकड्रॉप में चल रहे हैं। जिस तरह से हिंसा की आग में महाराष्ट्र जल रहा था और उसमें शिंदे सरकार को टारगेट किया जा रहा था और शिंदे सरकार में ही जो सबसे बड़ा घटक दल है बीजेपी, उसको टारगेट किया जा रहा था। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन जैसा कि अभी रौनक की रिपोर्ट में हमने देखा कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये पहला चौंकाने वाला नतीजा था। दूसरा नतीजा है कि जिन जिन पार्टियों में बगावत हुई, यानी कि शिवसेना में जो बगावत हुई और जो एनसीपी में बगावत हुई, तो जो बागी धड़े हैं उन्होंने बढ़त बनाई इन चुनाव में, उनके नतीजे उनके फेवर में रहे। और तीसरी चौंकाने वाली बात यह रही कि एक दक्षिण भारत की पार्टी बीआरएस, उसने भी महाराष्ट्र में अपना खाता खोल लिया। तो जहां तक बीजेपी के परफॉर्मेंस का सवाल है तो इसमें एक दो कारण ये माने जा रहे हैं कि एक तो ये जो चुनाव है ये जो पार्टी के आधिकारिक सिंबल है उस पर लड़े नहीं गए। दूसरा ये कि जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं
वो स्थानीय कनेक्ट, उम्मीदवारों के लोकल कनेक्ट के ऊपर आधारित होते हैं। उनके मतदारों के साथ में, मतदाताओं के साथ में किस तरह के रिश्ते हैं, वहां पर उनका किस तरह का इन्फ्लुएंस है, और जो वहां के जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, जैसे फिलहाल बीजेपी सत्ता में है, तो वो कितना ध्यान दे रहे थे इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर, ये एक बात रहती है। और दूसरा ये भी माना जा रहा है कि सत्ता में रहने का फायदा बीजेपी को मिला है, और बीजेपी के साथ साथ जो बाकी के उसके घटक दल हैं उनको सत्ता में रहने का फायदा मिला है, क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं तो प्रभारी मंत्री आपका होता है उस इलाके का, फिर उसके अलावा जो वहां के विधायकों के फंड्स मिलते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो जो सिस्टम है उसका एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चूंकि बीजेपी सत्ता में है तो कहीं ना कहीं इस बात का फायदा भी इन नतीजों में वो झलक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस हमें समझाने के लिए जो जमीनी स्थिति वहां पे बनी हुई है। अब भारत बांग्लादेश सीमा पर मधुमक्खियां बीएसएफ की मदद करेंगी, घुसपैठ तस्करी होने से रोकेंगी। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। मधुमक्खियां बनी बॉर्डर की सिपाही, वो भी भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर पर। बीएसएफ को बॉर्डर की सुरक्षा में मददगार साबित होंगी मधुमक्खियां। घुसपैठ और तस्करी रोकने में सहायता करेंगी मधुमक्खियां। सुनकर आप चौंक गए होंगे, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, 100% संभव है। बीएसएफ का ये मास्टर प्लान है। पहरेदारी करेंगी मधुमक्खियां। यह अनूठा प्रयोग है जो शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है। बीएसएफ यह प्रयोग कर रही है नदिया जिले में। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो करीब 4000 किलोमीटर की है, और करीब 2200 किलोमीटर की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। और पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में जो सीमावर्ती इलाका है बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ, वहां पर बीएसएफ ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ये पायलट प्रोजेक्ट चला रही है। स्थानीय लोगों की मदद से मधुमक्खी पालन का काम किया जा रहा है। मधुमक्खी के छत्ते बनाए जा रहे हैं, और इसके लिए मदद बीएसएफ ने लिया है आयुष मंत्रालय से, ताकि फेंसिंग के पास जो है छत्ते जो है ठीक से लगाया जा सके। इतना ही नहीं, आयुष मंत्रालय की मदद से बीएसएफ जो है जो बॉर्डर के पास जो है ऐसे पौधे लगा रही है, ऐसे फूल लगा रही है, ताकि मधुमक्खियों का प्रचुर मात्रा में परागन हो सके। स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है, उनको रोजगार मिल रहा है, उनको व्यवसाय मिल रहा है। और जो इससे शहद निकलेगा, बीएसएफ का कहना है जो बीएसएफ वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन है वो सारी शहद जो है स्थानीय लोगों से खरीद लेगी, मुनाफे में भी उनका हिस्सा देगी। और जब बॉर्डर पर मधुमक्खी पालन का काम पूरी तरह से हो जाएगा, तो जब भी कोई फेंसिंग जो है काटने का प्रयास करेगा, घुसपैठ अवैध रूप से करने का प्रयास करेगा, तो मधुमक्खियां जो है उन पर हमला करेगी, गंभीर रूप से घायल कर देगी। और बीएसएफ का जो मिशन जो है, काम जो है, उसमें मददगार साबित होगा। ये पहली बार इस तरह का पायलट प्रयोग हो रहा है। बीएसएफ ये काम स्थानीय लोगों की मदद से कर रही है, जिनको बहुत फायदा हो रहा है। लोगों के पास वहां रोजगार नहीं था, नौकरी नहीं था, एक अच्छा खासा रोजगार घर बैठे मिल रहा है। आयुष मंत्रालय की मदद ले रही है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। शायद इसी को तो कहते हैं हिंग लगे ना फिटकिरी, फिर भी रंग चोखा होए। इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।